आरआरबी एनटीपीसी 2020 के क्वेश्चन पेपर को इस क्लास के अंदर हम सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं, अब आगे के बारे में क्वेश्चन नंबर 20 तक हम प्रीवियस वीडियो के अंदर बना चुके थे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जब एक संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, और जब उसी संख्या को n² से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो हम एक ऐसी संख्या मानते हैं जिसको 5 से विभाजित करने पर 7 शेषफल बचता है। तो 5 जो जिससे विभाजित करना है और शेषफल जो बचता है, तो ये हमारे पास संख्या हो जाएगी। जब हम इसको 5 से विभाजित करते हैं तो 2 शेष बचेगा, तो इसके स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर क्या बचेगा, कह रहा 7 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 7 7 49, 5 से विभाजित कर देंगे 9 5 45, बचेगा कितना आपके पास 4। तो 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 2020 मानव विकास सूचकांक में के अनुसार कौन सा देश दुनिया के पहले स्थान पर है। 2020 का तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक 2023 जो अभी रिसेंटली आया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको कवर करते हैं। मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है और इसकी क्या जरूरत पड़ती है। तो इंडिया में जो गरीबी मापने का एक तरीका है, गरीबी मेजर करने के लिए, या किसी आदमी को देखते हुए आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये गरीब है या अमीर है। तो इसके लिए इंडिया में पहले क्या यूज किया जाता था, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय इसकी देखी जाती थी। लेकिन इसमें बहुत बड़ा ब्लंडर था, ये ठीक तरीका नहीं था गरीबी मेजर करने का। जैसे कोई आदमी 1000 रुपये कमा रहा है, लेकिन वो 1000 रुपये क्या है कि किराए देने में खर्च कर देता है, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें, स्कूल में वगैरह वगैरह में, वो अपना एजुकेशन में ठीक से प्रॉपर खर्च नहीं कर पा रहा है, अपना न्यूट्रिशन में खाने में ठीक से खर्च नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये आदमी और अलॉन्ग विद इसकी फैमिली का भी पूरी तरह से एक हॉलिस्टिकल डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो अप्रोच यूज की जाती है वो आपके पास 3 स्टेजेस की अप्रोच होती है। तो इसमें ये क्या देखते हैं, ये देखते हैं किसी व्यक्ति की हेल्थ के बारे में, और उसमें भी खास तौर पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। दूसरा ये देखते हैं उसका स्कूल, बच्चों के स्कूल के बारे में, इसमें देखते हैं ये एवरेज या मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। और तीसरा ये देखते हैं हेल्थ हो गया, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ हो गया, स्कूल में मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, और तीसरा देखा जाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम एक तरीका था मेजर करने का पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को, जो बहुत मदद करता था गरीबी हटाने में। लेकिन इकलौता ये तरीका ठीक नहीं है, हमें किसी और चीज़ की, किसी गरीब व्यक्ति के स्कूल, उसके बच्चों के स्कूल, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग लगभग कितने साल वो स्कूल रहता है, और उसकी हेल्थ और अदर फैसिलिटीज भी देखनी चाहिए। पर कैपिटा इनकम बात करें अगर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार, तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से 2023 की रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की 2023 की रिपोर्ट क्या कहती है। तो बात करें इंडिया की रैंक की, तो ये आपके पास 134 आउट ऑफ 190 कंट्रीज, अराउंड 190 to 93 कंट्रीज समवेयर। वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिया की रैंक है 134। तो जो जिसने इसमें टॉप किया है वो कंट्री कौन सी है आपके पास, वो कंट्री है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। ये 3 कंट्रीज है जो हमेशा इस HDI को टॉप करती आती हैं। एक आपके पास स्विट्जरलैंड, एक नॉर्वे। 2020 का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें था इसका राइट आंसर था नॉर्वे। 2020 में नॉर्वे ने टॉप किया था, 2023 में स्विट्जरलैंड ने टॉप किया है। वजह क्या है कि ये कंट्री जो है छोटी है, जियोग्राफिकल लैंड एरिया भी कम है, और यहाँ पे लोग भी कम रहते हैं, और कम लोग रहने की वजह से इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से ये HDI को टॉप करती है। यानी प्रॉब्लम्स यहाँ पे बहुत कम है। इंडिया जैसे कंट्री में जिसकी इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, यहाँ पे दुनिया भर की प्रॉब्लम और लो रिसोर्सेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से इंडिया पीछे रहता है। कुछ और भी फैक्टर हो सकते हैं। तो
इंडिया की रैंक थी 134 और इसमें टॉप किया है स्विट्जरलैंड से। तो सबसे जो बॉटम पर रहती है वो कौन सी कंट्री है, ये आपके पास है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ये कंट्री आपके पास ये जो है सबसे बॉटम पर एसडीआई के अंदर रही थी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से इंपॉर्टेंट जो भी थी इस क्वेश्चन के अंदर वो हमने डिस्कस कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इंडिया बायकॉटेड द फर्स्ट एंड बेल्ट एंड द रोड फोरम इन 2017 आफ्टर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द बीजिंग ओवर द कंट्रोवर्शियल डैश चाइना एंड पाकिस्तान बॉर्डर। इसका राइट आंसर है इंडिया ने बायकॉट किया था बीजिंग में, कह रहा है किसकी वजह से, तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर या चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको एब्रिविएशनली सीपैक के नाम से जाना जाता है। ये क्या है, तो चाइना पाकिस्तान, चाइना के साथ बड़े मधुर रिश्ते हैं। तो चाइना क्या कर रहा है, चाइना इंडिया के इंडिया के पड़ोसी पाकिस्तान से लेकर चाइना के बीच में एक यहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है ताकि इनको ट्रेड में यहाँ पे जो है मुनाफा मिल सके, फायदा मिल सके। ये हमारे पास था सीपेक जिसका ये विरोध कर रहे थे। इंडिया ने बीजिंग 2017 में जिसका बाइकआउट किया था। इनफैक्ट इंडिया अभी इस चीज का बाइकआउट करता है, इंडिया और चाइना सीपैक के। ये कहाँ से शुरू होता था, ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से शुरू होते हुए चाइना के एक शहर यहाँ पे XYZ एक शहर था, पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा, XYZ तक ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एग्जिस्ट करता है। तो इसका विरोध कर रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज डैश स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑन 31 अक्टूबर 2022। इंडिया के पास कितनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हैं 2020 तक, तो इसका राइट आंसर है 29 स्टेट एंड 8 टेरिटरीज। 28 स्टेट एंड 8 टेरिटरीज। पहले क्या था, आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2020 18-19 में आई थिंक समथिंग आया था। इसके बाद क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। इन दोनों को 2 यूटीज बना दिया गया था। तो अपने पास पहले क्या था, 29 स्टेट थे और अपने 6 यूनियन टेरिटरीज थी। 2000 फिर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आने के बाद इसमें 2 एडिशनल स्टेट यूनियन टेरिटरीज होगी। तो आपके पास नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज हो गई 8 और स्टेट हो गया आपके पास 28। तो 28 एंड 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया था 2019 में, जिसको जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख करके 2 टेरिटरीज बना दी गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्ट्रॉप ऑफ द कार्बन। द करेक्ट आंसर इज डायमंड। कार्बन हैज 2 ऑल्ट्रॉप। कार्बन के 2 अपर रूप होते हैं, एक होता है आपके पास ग्रेफाइट एंड अनदर ऑल्ट्रॉप या अपर रूप होता है आपके पास डायमंड। इसमें ये दोनों ही कार्बन कंपाउंड है, लेकिन ये अलग अलग क्यों होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज अगर हम बात करेंगे तो डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, while graphite is the conductor of electricity, और diamond is the hardest known substance till now, hardest known substance और ग्रेफाइट आपके पास आपकी पेन के निब के अंदर बहुत ही मुलायम सब्सटेंस होता है। तो जब हम पेन को लिखते हैं तो दरअसल क्या होता है, वो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है लेयर्ड होता है। तो अपनी जो लिखावट है पेन की जो लाइन है, ये दरअसल ग्रेफाइट की बहुत सारी लेयर्स एक के ऊपर एक धंसती चली जाती हैं, जिसको हमें ये लाइन जैसी दिखाई देती है। डायमंड कैसे बनता है, तो अर्थ के बहुत अंदर तक जब कार्बन कंपाउंड चले जाते हैं, इसमें प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो ये कार्बन सब्सटेंस होता है डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि जो अपर क्रस्ट में ही रहने वाले जो कार्बन के सब्सटेंस होते हैं, ये आपके पास ग्रेफाइट कहलाता है, ये ग्रेफाइट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमंड, क्योंकि यहाँ पे ग्रेफाइट सब्सटेंस है नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 था आपके पास, हु वेयर द फेमस इंडियन वुमेन लॉयर्स हु लेड द लीगल बैटल टू
स्ट्राइक सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पीनल कोड आईपीसी 377, वो कौन सी दो महिलाएं थी जिन्होंने आईपीसी 377 को लेकर स्ट्राइक किया था, विरोध किया था? इसका राइट आंसर है आपके पास मेनका गोस्वामी एंड अरुंधति काटजू। ये दो महिलाएं थी, मेनका गोस्वामी एंड अरुंधति काटजू। इसमें आईपीसी की जिक्र हुई थी, आईपीसी सेक्शन 377। ये क्या है? ये एक्चुअली है आपके पास आईपीसी 377 क्या कहता है कि एनी भी कोई भी किसी भी प्रकार का सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, जब कोई आदमी कोई चीज दूसरे से सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और वो सेक्सुअल इंटरकोर्स आपके पास नेचुरल नहीं है, तो ये अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्सेस विल बी पनिशेबल। अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे होता है? तो जैसे नेचर के हिसाब से क्या है, सेक्स होना चाहिए मैन एंड वुमेन के बीच में, या मेल और फीमेल मोर प्रिसाइजली आई नीड टू से, इनके बीच में होना चाहिए था। तो नेचर के अकॉर्डिंग मैन एंड मैन के बीच में जो सेक्स है वो पनिशेबल है, तो जो कि अच्छी बात नहीं है LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए। तो इनके राइट को देखते हुए इन दो महिलाओं ने फाइट करी थी, आईपीसी सेक्शन 377 को रिपील किया जाए ताकि LGBTQ कम्युनिटी जो और अदर एग्जिस्ट करती है इनके राइट को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है हाउ मेनी सच how consonant are there in the following arrangement in which it is immediately followed by a vowel but not preceded by a number। एक अपने पास सीक्वेंस दिया गया है जिसमें बोला गया है कि ऐसे कितने हमारे पास कॉन्सोनेंट हैं जो इमीडिएटली एक वोवेल से, जिनके बाद एक वोवेल आता है और जिससे पहले एक नंबर नहीं आता है। तो ये आपके पास नंबर है कुछ इस तरह से, ऐसे हमें कॉन्सोनेंट ढूंढते हैं जिसके बाद वोवेल आता है। तो ये एक हमारे पास वोवेल है, इससे पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। ये हमारे पास एक वोवेल है, इससे पहले नंबर है, क्वेश्चन में पूछा गया था नंबर नहीं आता है। और हमारे पास एक वोवेल है, कॉन्सोनेंट है जिसके इमीडिएटली बाद वोवेल है आपके पास, लेकिन पीछे नंबर नहीं है, @ है, तो इसका आंसर होना चाहिए 1। अगला क्वेश्चन है 3√3 tan 2 theta - 3 = 0, then find the value of tan theta। √3 tan 2 theta - 3 = 0, देन हमें वैल्यू निकालनी है tan थीटा की। इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। tan 2 theta बराबर कितना हो जाएगा 3 और अपॉन में √3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा √3। कैसे? 3 सिंपली है तो इसको पावर 1 मान लेंगे। √3 का मतलब क्या होता है, 1 की पावर 1 बटा 2, ये ऊपर आएगी 3 की घात 1 और मल्टीप्लाइड बाय 3 की घात -1 हो जाएगी 1/2। जब बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, 3 की पावर 1 - 1/2, 2 का हम गुणा करेंगे 2 - 1 यानी बचेगा 1/2, 3 की पावर 1/2 जो कि है आपके पास √3। तो हम सिंपली कह रहे हैं कि जब 3√3 से 3 कटेगा तो आपके पास बचेगा √3, यानी tan 2 थीटा बराबर √3 चाहिए। तो ये देखना है कि हमें √3 कितने पे होता है, तो √3 होता है आपके पास कितने में, यहां से आप निकालोगे 2 थीटा बराबर tan इनवर्स √3 और ये कितने पे होता है 60 डिग्री पे। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 60/2, ये कितना आ जाएगा 30 डिग्री। और नहीं तो आप सीधे क्वेश्चन में वैल्यू रख के भी देख सकते थे, यहाँ पर √3 कितने पे आता है 60 पे, लेकिन यहाँ पे थीटा रखना है, अगर 60 रखते हैं तो 120 हो जाएगा, लेकिन 30 रखेंगे तो ये tan 60 बन जाएगा, जो कि बिल्कुल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस 30 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर्ड 65% मार्क्स बट फेल्ड बाय 20 मार्क्स। Another student scored 80 marks and got
and scored 10 marks more than qualifying marks than the qualifying marks of the examination. एक अपने पास स्टूडेंट जो है फेल हुआ तो अपन इसको मान लेते हैं कि अपने पास क्वालिफाइंग मार्क्स क्यू हैं। क्यू का क्या करता है पहला बच्चा, ये लाता है 65%, लेकिन कितने 10 मार्क्स से फेल हो जाता, 20 मार्क्स से फेल हो जाता। अगर इसको क्वालिफाइंग मार्क्स के 65 में अगर इसको 20 मार्क्स और मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो दूसरी कंडीशन में क्वालिफाइंग मार्क्स के, इसको अगर हम टोटल मार्क्स माने तो टोटल मार्क्स के 85% लाता है कोई बच्चा, उसको 10 नंबर ज्यादा मिलते हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसमें 10 नंबर घटा देंगे, क्योंकि 10 नंबर अगर हम कम कर दें तो एग्जैक्टली क्वालिफाइंग मार्क्स पर पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पे इससे हमें सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करने के बाद अपने पास क्वालिफाइंग मार्क्स निकल के आएंगे। तो ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन सॉल्व करनी, टोटल मार्क्स यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स हो जाएंगे, तो उसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिमांड डिड महात्मा गांधी मेक इन हिज लेटर टू द लॉर्ड इरविन, सम ऑफ व्हिच वेयर अग्रीड एंड केम टू बी नोन एज द गांधी इरविन पैक्ट। ऐसी कितनी डिमांड थी गांधी जी ने जो रखी थी इरविन के साथ, जिनमें से कुछ जो है इरविन अग्री भी कर गया था, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है 11 पॉइंट डिमांड करी थी, 11 सूत्रीय मांग करी थी गांधी जी ने, जिसमें से कुछ इरविन ने एक्सेप्ट किया था, कुछ को रिजेक्ट किया था। इससे पहले क्या हो रहा था, 1929 में आईएनसी का सेशन होता है लाहौर में। इन डिमांड की शुरुआत कहां से होती है, 11 पॉइंट डिमांड की, लाहौर में आईएनसी का सेशन होता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, और यहाँ पर पूर्ण स्वराज एक्सेप्ट किया जाता है। पूर्ण स्वराज मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और इसके बाद 1930 के अराउंड, जैन 1930 के अराउंड, गांधी जी भी सरकार को अपनी 11 पॉइंट डिमांड रख देते हैं कि अपनी ये 11 बातें मानो, और इसके लिए वो अल्टीमेटम भी देते हैं, या तो मानो या रिजेक्ट करो, अदरवाइज हम नया प्रकार का मूवमेंट लेके आएंगे। तो 11 पॉइंट डिमांड में क्या था कि ये जो आर्मी है और सिविल सर्विसेज हैं, इनका जो एक्सपेंडिचर है 50% से कम कर दिया जाए। सॉल्ट ड्यूटी जो है, सॉल्ट टैक्स जो है, इसको अबॉलिश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, और सरकार की जो मोनोपोली चल रही है इस पर, इसको भी बैन कर दिया जाए। तीसरा क्या था, इंडिया के पोस्टल ट्रेड को प्रोटेक्ट किया जाए, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर उनको रिलीज कर दिया जाए। कुछ इसी तरह से और भी डिमांड थी, टोटल मिला के 11 पॉइंट डिमांडेड थी बाय महात्मा गांधी, जिसमें से कुछ इरविन ने मानी और कुछ रिजेक्ट कर दी। इसमें से ये जो है 11 पॉइंट डिमांड को लेकर इरविन का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया था, नेगेटिव रिस्पॉन्स भी नहीं आया था। तो इसके बाद गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था। दांडी मार्च के बाद गांधी जी के साथ इरविन की बैठक होती है, जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, इन एन स्कूल नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वेयर इन 5 and 7 रेशियो, 8 more boys were admitted to the school, so the ratio becomes 1:1. Find the number of difference between the number of boys and girls they initially had. तो शुरुआत में इनके पास 5:7 में थी, मान लेते हैं कि 5x और 7x बॉयज एंड गर्ल्स थे। तो इसमें से कुछ बॉयज जो हैं एडमिटेड होते हैं, 8 और बॉयज आ जाते हैं, तो ये रेशियो 1:1 बन जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, 5x 8 = 7x, 5 2 7, 2x = 8, और यहाँ से कितना बचेगा आपके पास, 2 चौके 8, x = 4, तो ये कितने हो जाएंगे, 5 दूने 10, 5 चौके 20, और यहाँ पे हो जाएगा 7 चौके 28। इनका डिफरेंस पूछा गया है, तो 8 इसका सही जवाब हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सा सरकार का इनिशिएटिव नहीं है, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, एफडीआई को अट्रैक्ट करने के लिए। एफडीआई ये तो करंट अफेयर का बेस्ड क्वेश्चन है, तो उस टाइम का करंट अफेयर का है। एफडीआई इंपॉर्टेंट है, क्या समझ लेते हैं।
विदेश से भारत में आने वाला पैसा, वो पैसा जब हमारे देश में किसी कंपनी में से 10% स्टेक या स्टॉक को जो है वो एक्वायर कर लेती है, कोई कंपनी या कोई आदमी इंडिविजुअल फॉरेन से अपने किसी इंडिया की कंपनी का 10% स्टॉक एक्वायर कर लेता है, शेयर ले लेता है, तो इसको हम कहते हैं एज अ एफडीआई। और अगर या फिर वो इंडिया में क्या है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टैब्लिश करता है, तो इसको भी हम कहते हैं एफडीआई। तो इंडिया चाहता है कि अपने देश में भारत से एफडीआई आए, क्योंकि इससे क्या होगा, इंडिया को पैसा मिलेगा इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, अपना ट्रेड बनाने में। तो 2017 में उन्होंने कौन सी ऐसी स्कीम लागू की गई थी, कौन सा नहीं था पूछा गया था। तो सरकार ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अग्रीड अनाउंस द एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम टू बी टेकन अप बाय द स्टेट। ये वाला नहीं था उस टाइम पे, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी सही आंसर थे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोई एफडीआई करके इंडिया में पैसा क्यों लगाएगा या अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्यों लगाएगा यहाँ पे। तो इसका आंसर है इंडिया में यहाँ उनको मिलेंगे चीप लेबर, और अगर वो अपने स्टॉक्स लगाता है तो यहाँ पे हो सकता है उसको यहाँ पे बेटर प्रॉफिट मिले देन एनी अदर कंट्री। तो इसकी वजह से दुनिया में जो है हर एक कंट्री अपने यहाँ को एफडीआई अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि उसके पास मनी फ्लो बन सके। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नंबर दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द गिवन सीरीज इन द नंबर सीरीज। कुछ नंबर सीरीज दी गई है अपने पास 46, 31, 22, 70, 30, -32, -89, -179। इनमें से कौन सा नहीं है क्या। वैसे तो हमने घटा की किया होगा, आप जनरली हमारा पहली अप्रोच होती है हम किसको घटाएं, उससे ये बनेगा नहीं, बहुत ही इलॉजिकल सीरीज बनती है। तो ये सीरीज है आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में, चीजें घट रही हैं, अचानक से बढ़ गई है, तो 30 वुड बी द करेक्ट आंसर बिकॉज 30 मोर देन 70। ये डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग हो जाएगा फिर, यानी 30 डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है इफ द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू consecutive positive odd number is 56 then the two consecutive odd numbers odd integers are। दो consecutive odd integers के बीच का जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो आपके पास 56 है। इसमें हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे बिना कोई माथापच्ची किए हुए। पहली बात तो ऑड है, तो पहला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं 13 और 15 का। 15 का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 225, और 13 का करेंगे तो 169। यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 6। स्क्वायर का डिफरेंस 56 बोला गया था, तो लास्ट की डिजिट तो 6 आ ही रही है, और दूसरा यहाँ से 11 में से 6, 4, 5 बच रहा है और आगे कुछ नहीं बचेगा, यानी स्क्वायर के डिफरेंस कितना आ रहा है अपने पास 56 इन दोनों ऑड इंटीजर्स का। तो इन दोनों ऑड इंटीजर कौन से हो जाएंगे आपके पास 13 एंड 11 या 11 एंड 13 करके कुछ ऑप्शन है, तो ऑप्शन 13 एंड 15 ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर उसके बाद विच एजेंसी वाज क्रिएटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू प्रोवाइड इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ टू द चिल्ड्रंस एंड मदर्स कंट्रीज अफेक्टेड बाय द वर्ल्ड वॉर। कौन सी ऐसी एजेंसी थी यूनाइटेड नेशन ने क्रिएट की थी वर्ल्ड वॉर के द्वारा जो अफेक्टेड हुए थे मदर एंड उनके चिल्ड्रंस को। तो इसका राइट आंसर है यूनिसेफ। बात करें यूनिसेफ की तो ये आपके पास है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इस बॉडी की स्थापना हुई थी स्टैब्लिशमेंट इन 1945 46 आई थिंक सो, 45 और 46 में से एक है। 1946 के अंदर हुई थी इस वाली बॉडी की स्थापना, और इसके जो हेडक्वार्टर हैं आपके पास ये लोकेटेड है आपके पास न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, न्यूयॉर्क यूएसए। इसका एम क्या था, जैसे कि क्वेश्चन में ही बताया गया था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के द्वारा, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो बच्चे और उनकी माँ या जिनके पति जो है जंग में शहीद हो गए हैं उन बच्चों की देखभाल करना यूनिसेफ का काम था। इसके ऑप्शन में दूसरे ऑप्शन भी दिए गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है।
आपके पास दिया गया है यूनेस्को। यूनेस्को क्या होता है? यूनेस्को भी यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, यानी यूनाइटेड नेशन इन सारी बॉडीज की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। यूनेस्को होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर। और इसका एम क्या होता है? प्रोटेक्ट आर्ट एंड कल्चर ऑफ वर्ल्ड वाइड। जो चीजें हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो गए। और बात करें अगर इसके हेडक्वार्टर की, तो पेरिस, फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर है। तीसरी बॉडी आती है यूनेस्को, यूनिसेफ हो गया तीसरी बॉडी जो आपके पास दी गई है वर्ल्ड, WHO की स्थापना होती है आपके पास 1948 के अंदर। हेडक्वार्टर इसकी जेनेवा में लोकेटेड है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। WHO क्या करता है? दुनिया की हेल्थ वगैरह को रेगुलेट करता है। जैसे कि अपनी शुरुआत में कोरोना आया था, तो ये इंटरनेशनल लेवल की एक एपिडेमी है, इसको उन्होंने पहले डिक्लेयर किया था। दूसरी बात है IMF भी आपके पास यूनाइटेड नेशन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, पूरा नाम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। 1930 में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिजास्टर आया था। उसके बाद कुछ लोगों ने ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस 1944 के बाद सोचा कि एक ऐसी बॉडी को बनाया जाए जिसका काम होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी रेगुलेशन करना। तो उसके बाद ये आपके पास बॉडी बनती है IMF। 1945 को ये ऑपरेशनल होती है। 1945 को ये ऑपरेशनल होती है। काम क्या होता है? मॉनेटरी रेगुलेशन। और इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो IMF का जो हेडक्वार्टर होता है वो आपके पास होता है वॉशिंगटन DC में। RRB NTPC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इस क्लास के अंदर आज हम सॉल्व करने वाले हैं। मैंने इसी तरह से प्रीवियस ईयर का पेपर उठाया हुआ है। इस पेपर का पहला क्वेश्चन कहता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया? भारत में अंतरिक्ष प्रोग्राम का फादर किसे कहा जाता है? और इसका सही आंसर है विक्रम साराभाई। भारत में स्पेस प्रोग्राम को लेकर जो सबसे पहले अग्रणी भूमिका निभाई थी वो थे आपके पास विक्रम साराभाई, जिन्होंने बाद में इसरो की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना होती है 1969 के अंदर और इसरो द्वारा बहुत सारी सैटेलाइट भेजी जाती हैं। यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट क्या है, इसरो और इसरो के द्वारा भेजी गई कुछ सैटेलाइट्स हैं, इनको हम अभी कवर करते हैं। विक्रम साराभाई की बात करते हैं तो विक्रम साराभाई आपके पास इन्होंने IIM अहमदाबाद को स्टैब्लिश करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये IIM अहमदाबाद इन्होंने खुद और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सहायता से बनाई हुई थी। एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया के जो चेयरमैन थे, एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया इसके ये चेयरमैन थे और इन्होंने सुपरसीड किया था होमी जहांगीर भाभा को, यानी होमी जहांगीर भाभा के बाद ये आए थे, सक्सीड किया था होमी जहांगीर भाभा के बाद। इससे पहले होमी जहांगीर भाभा एटॉमिक एनर्जी ऑफ इंडिया के चेयरमैन थे। इसके अलावा इन्होंने फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी इसकी स्थापना करी थी विक्रम साराभाई ने। तो विक्रम साराभाई का इस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास है इसरो द्वारा भेजी गई सैटेलाइट स्थापना मैंने बता दिया। इसके द्वारा भेजी गई सैटेलाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें इसरो द्वारा भेजी गई पहली सैटेलाइट तो वो आपके पास है आर्यभट्ट। इसरो ने सबसे पहले अपनी सैटेलाइट भेजी थी आर्यभट्ट करके। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। इसने सबसे पहला फर्स्ट सैटेलाइट भेजी थी अपनी और उसका नाम था आर्यभट्ट।
और ये जो सैटेलाइट थी ये आपके पास अर्थ की स्टडी करने के लिए भेजी गई थी। इसके अलावा इसरो ने रोहिणी नाम की कुछ सैटेलाइट की सीरीज भेजी थी। इसके बाद इसरो ने इनसैट करके सैटेलाइट भेजी थी, इनसैट करके। और इन सैटेलाइट का काम क्या था? इन सैटेलाइट जो थी ये आपके पास काम करती थी टेली कम्युनिकेशन में मदद करती थी आपके पास इनसैट सैटेलाइट। इसके बाद इसरो ने जी सैट करके भेजी थी। जी सैट क्या थी? ये आपके पास दरअसल ब्रॉडकास्टिंग में मदद करते थे, ब्रॉडकास्टिंग सैटेलाइट थी। ऑडियो वीडियो या किसी भी तरह की ब्रॉडकास्टिंग AIR करना हो, ब्रॉडकास्टिंग में मदद करते थे, या हम कह सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की एडवांस वर्जन थी। इसके अलावा इंडिया ने जो है अपने चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान सेकंड एंड चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जिसमें चंद्रयान 3 सक्सेसफुल रहा। और चंद्रयान 3 के आपके पास 3 पार्ट थे। वो था आपके पास जो आपके पास लैंडर था, लैंडर का नाम दिया गया था विक्रम, और जो रोवर था जो वहाँ मून के ल्यूनर के जो सरफेस में जाके स्टडी करेगा जो रोवर, उस रोवर का नाम दिया था प्रज्ञान। रोवर इसका नाम था प्रज्ञान, इंडियन नेशनल सैटेलाइट फॉर टेलीकम्युनिकेशन। और इंडिया 2024-25 में अपने गगनयान मिशन के लिए प्रिपेयर कर रहा है, गगनयान मिशन के लिए 2025 के अंदर। ये थी आपके पास इसरो द्वारा भेजी गई कुछ सैटेलाइट्स का ओवरऑल एट अ ग्लांस मोटा सा व्यू। बाकी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच 5-year प्लान डिड इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स इकोनॉमी? कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है अडॉप्ट की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास सेकंड 5-year प्लान के दौरान। 5-year प्लान का अगर जिक्र आया है तो हमें और भी जो 5-year प्लान है उन सभी को एक ही दफा देख लेना चाहिए। तो 5-year प्लान की शुरुआत कैसे होती है? तो 1944 के दौरान कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो है बॉम्बे में एक सेटिंग करते हैं, बैठक करते हैं, डिसाइड करते हैं कि अपने देश की जो खस्ता हालत की इकोनॉमी है उसको इम्प्रूव किया जाएगा और इकोनॉमी को इम्प्रूव किया जाएगा एवरी 5 ईयर। 5 ईयर के बाद हम इसको एनालाइज भी करेंगे। 1944 में इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप बैठा हुआ था बॉम्बे में, इन्होंने डिसाइड किया गया था। तो इनके जो प्लान को कहा जाता है बॉम्बे प्लान। इसके बाद 5 ईयर प्लान हुए थे। 1951 में इंडिया के पहले इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है, इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट। 1951 से पहले कैसी गवर्नमेंट थी? फिर वो थी आपके पास इंटरिम गवर्नमेंट। जब किसी कंट्री को पावर ट्रांसफर की जाती है या कुछ ऐसी पॉलिटिकल टर्मोइल या अनस्टेबिलिटी का फेज आता है, उस पर्टिकुलर कंट्री को जो है वहां पर एक इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्ट करनी होती है। वो इलेक्ट नहीं होती है बेस्ड ऑन दी अडल्ट सफरेज या लोगों के वोट द्वारा, ये गवर्नमेंट नहीं होती है। लोग ही आपस में डिसाइड करते हैं, कुछ 5-6 लोगों का ग्रुप बना लेते हैं ताकि एसेंशियली सरकार चल सके। ऐसी गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट कहलाती है, जो कि आपके पास इंडिया में बनी थी। और उसके बाद फिर जब सब कुछ ठीक हो गया तो 1951 में इंडिया की पहली इंडिपेंडेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट बनती है। और इसके 5 साल बाद, 5 साल आगे 1956 तक हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान अपने देश को अंग्रेजों ने इतना लूटा हुआ था तो और था भी नहीं कुछ इकोनॉमी के नाम पे अपने पास जिस चीज़ को फोकस किया जा सकता था सिवाय खेती बाड़ी के, एग्रीकल्चर में। तो इस 5 ईयर प्लान में आपके पास एग्रीकल्चर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट। और एग्रीकल्चर कैसे इम्प्रूवमेंट वो होगा आपके पास इरिगेशन को इम्प्रूव करके। तो इंडिया में बहुत सारी केनाल की फॉर्मेशन उस टाइम पे हुई थी। इस मॉडल को जो है आपके पास डोमर मॉडल कहा जाता है, डोमर मॉडल कहा जाता है। इसको लाए थे उस टाइम के इंडिया के जो PM थे आपके पास, पुट फॉर्थ बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब। पंडित नेहरू साहब ने इसको आगे पुट फॉर्थ किया था। इसके बाद आता है सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान
फर्स्ट 5 ईयर प्लान में आपके पास एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट हो चुका है और थोड़ी बहुत इरिगेशन की फैसिलिटीज भी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपके पास सक्सेसफुल रहा। जो अपने एस्पिरेशन अपने रेट फिक्स किया था वो रेट आपको यहाँ फर्स्ट ईयर 5 प्लान में मिल गया था। सेकेंड ईयर 5 प्लान में क्या था, एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो गया था, तो अब जरूरी था कि हम कुछ इंडस्ट्रीज को भी इम्प्रूव करें। इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट और इसको प्लान किया था। इस 5 ईयर प्लान के जो आर्किटेक्ट थे वो थे आपके पास पीसी महालनोबिस इस 5 ईयर प्लान के आपके पास आर्किटेक्ट थे। फिर उसके बाद इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 1956 और 1961 टू 1961। फिर उसके बाद आपके पास आता है थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान क्या होता है, थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या था, जो अपना व्हीट प्रोडक्शन था, गेहूं के प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट या एग्रीकल्चर को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश की गई थी। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 टू 1966। इसमें जो एम रखा गया था आपके पास वो था एग्रीकल्चरल इम्प्रूवमेंट एंड अपने पास व्हीट प्रोडक्शन। उस टाइम में गेहूं की बहुत कमी हो रही थी, तो जिसकी वजह से व्हीट प्रोडक्शन में करने की सोची थी। लेकिन दो अपने प्रिय से पड़ोसी चाइना और पाकिस्तान को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि हम तरक्की कर रहे हैं, तो एक साइनो इंडिया वार होती है आपके पास, दूसरा आपके पास इंडो पाक वॉर की वजह से इस 5 ईयर प्लान को वहीं पे रोकना पड़ा। तो इस दौरान क्या था, प्लान हॉलीडे लाए गए थे और 3 प्लान हॉलीडे आपके पास लाए गए थे। 1966, 67, 1967, 68, 1968, 69 के बीच में। फिर उसके बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान आता है आपके पास 1969 तक। तो आपके पास प्लान हॉलीडे थे, तो 69 के बाद फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 प्लस 5 ईयर कितना हो जाएगा आपके पास ये 1974। तो फोर्थ 5 ईयर प्लान में आपके पास इस वक्त तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी आपकी हमारे देश की पीएम बन चुकी थी और इन्होंने फोर्थ 5 ईयर प्लान को इम्प्लीमेंट किया था। इस 5 ईयर प्लान की जो इम्पोर्टेंट बात थी वो थी आपके पास सेल्फ रेजिलियंस को इम्पोर्टेंस देना, यानी सेल्फ सस्टेन ऑटोनमस होना, जो हमारी इंडस्ट्री हम खुद से चले और यहाँ के लोग माने सामान जो है बहुत ज़्यादा बाहर से एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके अलावा कुछ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चलाए गए थे। एक्चुअली उस समय में हमारे देश में भयंकर भूखमरी चलती थी। जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। एक नारा था गरीबी हटाओ, उस टाइम में दिया गया था, बहुत ही फेमस हुआ था। इस 5 ईयर प्लान को गदगिल फॉर्मूला भी कहा जाता है, क्योंकि फॉर्मुलाइज किया था श्रीमान गदगिल साहब ने। इसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी ही आपके पास फिफ्थ 5 ईयर प्लान लेकर आती हैं और इस प्लान में इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम यानी MNP, और इसको जो फ्रेम किया था MNP ने वो आपके पास थे DP धार साहब ने। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम क्या था, जो आदमी की जो मिनिमम नीड है हम उनको किस तरह से काउंटर कर सकें। इसके बाद फिर क्या होता है, न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई साहब अपने
PM बन जाते हैं देसाई साहब। तो ये क्या करते हैं, ये इस प्लान को रिजेक्ट कर देते हैं कि ये कम से कम ये 5th 5 ईयर प्लान नहीं लगेगा, जितना हो चुका है ठीक, उसके बाद हम आगे को इसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद ये क्या ले आते हैं, फिर ये ले आते हैं कुछ रोलिंग प्लान। मुझे लगता है कि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर हम 5 ईयर प्लान को कवर करने लगे, तो मैं 5 ईयर प्लान को किसी सेपरेट क्लास के अंदर कवर करवा दूंगा। इसके जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं एक सेपरेट क्लास के अंदर कवर करवा दूंगा। हम अभी अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का आपके पास। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज स्टार्टेड गोइंग फ्रॉम होम टू कलेक्ट बिल्स। जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग है घर घर जाके बिजली के बिल कलेक्ट कर रहा है। इसमें फिर उसके बाद कुछ आश्वासन दी गई है, तो इसमें से कौन सा सही है। बिजली विभाग घर घर जाके बिल जमा कर रहा है, तो इसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो पहली तो बिजली विभाग की चोरी हो रही हो, इसकी वजह से बिजली विभाग वाले दूसरे के घर जाके बिजली कलेक्ट कर रहे हो। दूसरा, लोग पैसे ना भर रहे हो, चोरी का ही सिनोनिम हो गया, सेम चीज हुई। तीसरी बात, बिजली विभाग वालों को क्या लगा होगा कि ऑनलाइन में कुछ फ्रॉड है, भाई ऑनलाइन में कुछ फ्रॉड चल रहा है, अपने यहाँ से सही तरह से बिजली का बिल नहीं आ रहा, तो इसलिए हम फिजिकली घर जाकर बिजली का बिल कलेक्ट करेंगे, या बिजली का बिल फिजिकली कलेक्ट करेंगे, और या फिर ऑनलाइन की बजाय ये फिजिकली बिजली का बिल कलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा समझती होंगी, तब जाके ये बिजली का बिल कलेक्ट कर रही हैं घर घर जाके बिजली विभाग वाले। अब इसके जो असर्शन दी हैं आपके पास वो क्या दी गई हैं, इसमें कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कंसिडर गोइंग होम टू होम एन इफेक्टिव वे टू कलेक्ट द बिल्स। बिजली विभाग वालों को लगता है कि घर घर जाके बिजली का बिल लेना इफेक्टिव तरीका है ताकि बिजली चोरी से बचा जा सके। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैज इंक्रीज इट्स फोकस ऑन द कलेक्टिंग बिल्स। बिजली विभाग वालों ने बिजली कलेक्ट करने पर अपना फोकस बढ़ा दिया, यानी वो अब ज़्यादा से बिजली कलेक्ट कर रही है। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो सकती हैं। घर घर जाके बिजली कलेक्ट कर रही है, इसका मतलब हुआ कि बिजली विभाग वाले अच्छा मानते होंगे घर घर जाके फिजिकली बिल कलेक्ट करना ज़्यादा अच्छा रहता। और दूसरा, उन्होंने बिल कलेक्ट करना जो पहले तक छोड़ रखा था, अब उन्होंने बिजली का बिल कलेक्ट करना चालू कर दिया, तो इसकी वजह से इसके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, MS धोनी इज अ पॉपुलर क्रिकेटर। आगे रीजनिंग का सवाल है आसान सा। फिर अगला क्वेश्चन है मैथ्स का। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाइट एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर इज 30 एंड 60 रेस्पेक्टिवली द हाइट ऑफ द टावर। किसी बिल्डिंग के टॉप से, ये क्वेश्चन अच्छा है मैथ्स का, किसी बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा गया, तो दूसरी बिल्डिंग बड़ी नहीं होगी, क्योंकि बड़ी होती तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन आ जाता, तो दूसरी बिल्डिंग छोटी होगी। इसके जो टॉप का डिप्रेशन है, इस तरह से जो इसका एंगल बन रहा है, ये आपके पास कितना है 30 डिग्री, और इसके जो बॉटम का एंगल है ये आपके पास कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो इसमें पूछा गया है 60 इज द हाइट ऑफ द टावर, ये इसकी हाइट है, हमसे पूछा गया है ये निकालो। तो इसमें क्या करते हैं हम, पहले हम इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखते हैं। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर दिया है, बेस हमें चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर का यूज हो रहा है, तो कौन सा क्या लगेगा आपके पास tan थीटा, क्योंकि tan में ही होता है बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस अपने पास थीटा की जगह इस वाले एंगल के लिए 60 हो जाएगा, और बेस हो जाएगा, हाइट हो जाएगी आपके पास, परपेंडिकुलर हो जाएगा 60, और इसको मान लेते हैं हम x। tan 60 होता है आपके पास √3, और ये हो जाएगा 60/x, और x की वैल्यू आएगी 60/√3। तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज ऐसी होती हैं, तो ऐसा मानते हुए मैं समझा रहा हूँ कि आपको वैल्यूज नहीं आती होंगी। तो यहाँ पे आपके पास sin थीटा, और इसकी जो डिग्री में वैल्यूज होती है 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री। इसकी पहली वैल्यू होती है 1/2 √3/2, और ये हो जाता है आपके पास 0 यहाँ पे आएगा। बाकी ये 60 और 90 की वैल्यू होता है आपके पास 1। कॉस की ये वाली वैल्यू यहाँ से ऐसे शुरू होती है, कॉस की ऐसे वैल्यू हो जाती हैं, और साइन की वैल्यूज इसके अपोजिट होती हैं। तो ये कॉस हो जाएगा आपके पास cos थीटा 1
√3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। tan के लिए sin अपॉन कॉस, जो tan थीटा होता है आपके पास, ये होता है आपके पास sin थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। इनकी सारी वैल्यूज को हम 1/2 कर देंगे तो यहाँ पे निकलेगा आपके पास tan थीटा इक्वल टू 1/2, 1/√3 आई एम सॉरी, और यहाँ से निकलेगा ये 1 और √3, और यहाँ पे ये हो जाएगा इन्फिनिटी। अपने को tan 60 की वैल्यू चाहिए तो ये आएगी √3, और tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3। ज़्यादातर क्वेश्चन में 60 और 30 का इस्तेमाल किया जाता है, और इसी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा का इस्तेमाल किया जाता है, और दो कॉस और साइन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं, ये वाला ट्राइंगल है, ये इसका परपेंडिकुलर, अगर ये पूरी हाइट आपके पास 60 है, और अगर मैं इसको मानता हूँ ये पूरी हाइट 60 है, इस हाइट को अगर मैं मानता हूँ अपने पास x है, h है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट में से इस वाली हाइट को हटा दूंगा, ये कितना हो जाएगा 60 माइनस h। टोटल हाइट 60 है और ये वाली हाइट है h, तो टोटल हाइट में से मैं इस वाली हाइट को हटा दूंगा तो ये कितना बचेगा 60 माइनस h, और ये h है तो ये भी इसके, क्योंकि इसके इक्विवेलेंट है तो ये भी हमारे पास h हो जाएगा। अभी हम लोगों ने इसको x माना था और इसकी वैल्यू निकाली थी 60/√3, तो ये भी आपके पास क्या होगा 60/√3। तो यहाँ से दूसरे वाले में एंगल में हम इस्तेमाल करेंगे tan थीटा को, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर 60/h अपॉन में 60/√3। tan 30 आपके पास 1/√3 होता है। इसको हम सॉल्व करना, हमारा आंसर रेडी है, तो इसको हम भेज देते हैं दाएं साइड। फ्रैक्शन है तो उल्टी मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके पास, √3/60 हो जाएगा ये, यहाँ से √3 कैंसिल आउट। ओके एक मिनट, 1/√3 बराबर 60 और 60/√3, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा 60। इस 3 को यहाँ राइट साइड भेजेंगे मल्टीप्लाई में, 1 बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस h इंटू √3 3 हो जाएगा अपॉन में 60 को राइट साइड भेजेंगे तो 60 माइनस h, और 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो 6 × 5 = 18 माइनस 3h हो जाएगा। इसको दाएं साइड भेजेंगे तो 6 में से 18 गया तो कितना बचेगा आपके पास 6 × 12 120 बराबर 3h, और h बराबर यहाँ से कितना ले रहे हैं 3 × 4 = 12, यानी हमारे पास h निकला 40 डिग्री, दैट इज योर आंसर। फिर उसके बाद अगला मैथ्स का क्वेश्चन है, इफ x रेशियो y = 3, बहुत आसान है। x और y रेशियो आपके पास 3 और 4 दे रखा है, तो हमसे पूछा गया है 4x + 3y रेशियो 4y - 4x बताना है। यहाँ पे y आगे कर रखा है, बहुत सारे बच्चे इसको x मानते हुए गलती करेंगे। इसमें 3 और x की वैल्यू रख देंगे, बस अपना रेशियो बन गया 3 × 4 = 12 प्लस 3 × 4 = 12, रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 माइनस 4 × 4 = 12, 16 में से 2 जाएगा तो आपके पास बचेगा 4 और 12 × 24, यहाँ से आएगा 6 रेशियो, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, हु फाउंडेड द इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। इंडिया में जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम किसके द्वारा लागू किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो आपके पास डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसमें इम्पोर्टेंट इससे भी ज़्यादा ये है कि जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये आखिर होता क्या है। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या होता है, तो न्यूक्लियर क्या होता है रिएक्टर, एक हमारे पास यूरेनियम, कुछ एलिमेंट रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं वो धीरे धीरे डीके होते रहते हैं। यूरेनियम है तो यूरेनियम फिर दूसरे आइसोटोप में डीके होता है, फिर और डीके होता है, लेकिन इस डीके के दौरान क्या होता है उसमें उसके न्यूक्लियस डीके होने की वजह से उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं अपनी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चलाते हैं। सबसे अच्छा जो एलिमेंट है आपके पास, ठीक ठाक एलिमेंट है जो कमर्शियल तौर पर यूज किया जाता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, वो आपके पास है यूरेनियम। लेकिन इंडिया के केस में समस्या क्या है कि इंडिया में यूरेनियम की बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसी है। लेकिन साथ ही में एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये भी है, इंडिया में क्या है थोरियम की बहुत ज़्यादा मात्रा है। दुनिया में
सबसे ज़्यादा किसी देश के पास अगर थोरियम अवेलेबल है तो वो है अपना इंडिया। लेकिन हम थोरियम को डायरेक्टली यूरेनियम की तरफ एज अ सब्स्टिट्यूट यूज नहीं कर सकते हैं, यानी थोरियम को हमें सबक्वेंट प्रोसेस के बाद हमें यूरेनियम निकालना होता है। 3 स्टेजेस के बाद यूरेनियम निकलता है। थोरियम पहले कन्वर्ट होता है आपके पास प्लूटोनियम में, और प्लूटोनियम लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है आपके पास यूरेनियम में। यूरेनियम 233 आई थिंक इसका आइसोटोप होता है जो रेडियो एक्टिव होता है। ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होती है होती कैसे है, तो सपोज करिए कि यहाँ पर एक एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। यहाँ पर एक प्रोटॉन की इसमें क्या होती है, वर्षा होती है, प्रोटॉन इसमें हिट करता है, तो अब इसके पास क्या हो जाता है, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाता है, तो इसमें न्यूक्लियस आपके पास दो दूसरे प्रकार के परमाणु के नाभिकों में न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। और इस दौरान आपके पास एक तो एनर्जी निकलती है और कुछ प्रोटॉन भी निकलते हैं, सम प्रोटॉन आल्सो रिलीजेस। फिर ये क्या करते हैं, ये प्रोटॉन और हिट करते हैं किसी और न्यूक्लियस के एटम को, और ये फिर अगेन ब्रेक डाउन होता है और फिर से एनर्जी रिलीज होती है, और फिर से पहले से दुगने तिगुने आपके पास प्रोटॉन रिलीज होते हैं, और फिर ये चलते रहता है, ये प्रोसेस चलते रहता है। इसलिए इसको हम कहते हैं चेन रिएक्शन या चेन में जो चल रही है न्यूक्लियर फिजन। इसमें न्यूक्लियर फिजन इंपॉर्टेंट था कि किस तरह से न्यूक्लियर फिजन होता है। दूसरा 3 स्टेजेस प्रोग्राम क्या था, और इंडिया में जो सबसे पहले 3 स्टेज प्रोग्राम को बनाया था और जिन्होंने आइडिया दिया था और जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया था, लागू किया था, वो थे आपके पास डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन इज द नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व। तो इसका जो सही आंसर है आपके पास हो जाएगा 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायती राज डे मनाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपके पास जो इस दिन 24 अप्रैल 1974 को हमारी जो पंचायत थी, पंचायत या जिसको हम छोटी गवर्नमेंट कहते हैं या डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल कहते हैं, इनको क्या मिला था, कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलेगी। पहले लोग खूब इसमें हवाबाजी करते थे कि नहीं जमीनी स्तर पर भी सरकार होनी चाहिए, डेमोक्रेसी वहां पर भी होनी चाहिए थी, लेकिन ये एक्चुअल इम्प्लीमेंट तब हो पाया जब इसको 1970 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट सीए मेरे हिसाब से, उसके बाद इसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 24 अप्रैल को ये एक्ट जो है 1970 का 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974, अगर डेट में कहीं मिस्टेक नहीं होगी तो उस दिन को लागू किया गया था, जिसकी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज डे सेलिब्रेट किया जाता है। पंचायती राज, यहाँ पे पंचायत शब्द आ ही गया तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम का, तो पंचायत को हम डिस्कस कर लेते हैं। पंचायत क्या होती है, पंचायत होती है गांव में एक ग्रुप ऑफ विलेजर्स, वहाँ के जो रजिस्टर्ड इलेक्टोरल वोटर्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, उसको हम पंचायत कहते हैं। तो इंडिया में कुछ कमिटीज हैं आपके पास जिन्होंने पंचायत किस तरह से बनेगा और उसका क्या क्या प्रोसेस होगा, किस तरह से इलेक्शन होंगे, किस तरह से उसकी वर्किंग होगी, वो किसके अंडर परव्यू में काम करेगी, किसके दबाव में तो नहीं रहेगी, ऑटोनमस बना दिया जाए या किसी के अंडर इसको एफिलिएट कर दिया जाए, इसको लेकर बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई। मतलब कमिटी सेटअप करी गई, उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी और बहुत सारे लोगों ने तरह तरह के सजेशन दिए। इंडिया में प्रेजेंटली आपके पास क्या है, 3 स्टेजेस, लगभग 3 स्टेजेस पंचायती राज सिस्टम चलता है। एक आपके पास विलेज लेवल पर, ये आपके पास वहाँ के जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं उनके द्वारा इलेक्ट की जाती है, और उसके बाद आता है आपके पास ब्लॉक लेवल पर, और एक होती है आपके पास जिला परिषद। इस तरह से 3 लेवल की गवर्नमेंट होती है। यहाँ पर जो मेंबर होते हैं इनके क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं बाय द पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज, जो 18 से ज़्यादा उम्र की एज के हो चुके हैं, यानी बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज, अडल्ट फ्रेंचाइजी। लेकिन जो इसके चेयरपर्सन होते हैं
चेयरपर्सन होते हैं, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम अमंगस्ट इट्स मेंबर। इनके मेंबर द्वारा इनको इनडायरेक्टली इंडिपेंडेंट किया जाता है। काम क्या करती है पंचायत? पंचायत काम करती है आपके पास, ये हम इसको कहते हैं डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल। एट द ग्रास रूट लेवल जो यानी जो हमारा डेमोक्रेसी है वो जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, गांव गांव जाके, या हम इसको कह सकते हैं मिनी गवर्नमेंट, या हम इसको कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट। इसी तरह से म्यूनसिपैलिटीज होती है इन सिटी। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज बात जो है, इसमें पंचायत को कॉन्स्टिट्यूट करने में हर एक स्टेट में ऐसे नहीं होता है, किसी स्टेट में 2 और किसी स्टेट में 4 टीयर सिस्टम भी चलता है, और चौथा जो टीयर सिस्टम होता है वो आपके पास होता है नव्या पंचायत, जो कि आपके पास जो छोटे मोटे पेटी केसेस होते हैं इनको देखता है, छोटे मोटे केसेस होते हैं उनको देखता है। इनमें जो आपके पास जितनी भी आपके पास कमिटीज थी, कमिटी सेटअप हुई थी पंचायत बनाने के लिए, वो सारी की सारी कमिटीज इंपॉर्टेंट हैं, और वो सारी की सारी कमिटीज हमें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम कुछ पंचायत को बनाने के लिए जिन कमिटीज को सेटअप किया गया था उन कमिटीज को हम देखते हैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से। सबसे पहले से सबसे आखिरी तक जो कमेटी सेटअप की गई थी, इसी तरह से आप याद रखिएगा, हर एक कमेटी की डेट याद रखना फिजिबल नहीं है एग्जाम के लिए। कमेटी सेटअप और पंचायत, पहली जो कमेटी थी आपके पास वो थी बलवंत राय जी मेहता कमेटी, 1977 आई थी। बलवंत राय जी मेहता कमेटी, और इन्होंने 3 टीयर सिस्टम को बताया था। इसके बाद 1957 में हुई थी, 1957 में। इसके बाद आई थी आपके पास अशोक मेहता कमेटी, इन्होंने इनके द्वारा सजेस्ट किया गया 3 टीयर सिस्टम को बोला था बंद कर दो। अशोक मेहता कमेटी। और इसके बाद आपके पास आया जीवी के राव कमेटी, और इसके बाद आपके पास आती है थुंगन कमेटी, और इसके बाद आपके पास आते हैं गदगिल कमेटी। इतनी सारी कमेटी सेटअप करेंगी थी, क्योंकि दुनिया भर की इसमें कभी कमेटी रिपोर्ट सेटअप करती है, सरकार मना कर देती है, कभी सरकार हाँ करती है, तो कमेटी की कुछ रिपोर्टें अच्छी नहीं होती हैं, और कभी सरकार चेंज होती रहती है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का फेज चल रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत लंबा समय लग गया पंचायतों को भी सेटअप होने में। इसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया था 1992 के दौरान, आई एम वेरी सॉरी, 1992 था, और 24 अप्रैल को ये एक्ट जो है एनफोर्स होता है, जिसकी वजह से ये डे पंचायती राज डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। इसके अलावा इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं पंचायत से संबंधित, वो आपको ध्यान रखने चाहिए। पहले 243F जो होता है, ये यहाँ के जो मेंबर होते हैं इनके डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। डिस्क्वालिफिकेशन, F माने फायर कर देना माने निकाल देना, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। 243I जो है ये आपके पास I जो है यहाँ पे फाइनेंस कमीशन सेटअप, कमेटी सेटअप की जाएगी, कमीशन सेटअप किया जाएगा एवरी 5th ईयर में, इसके बारे में बात करता है। 243G जो है, जी के पहले आना चाहिए था I, ये पावर, अथॉरिटीज एंड फंक्शन के बारे में बात करता है पंचायत के। 243 आपके पास हो जाएगा के जो है ये आपके मोड ऑफ इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन ऑफ
फाइनेंस कमीशन, नहीं, इलेक्शन ऑफ होगा आपके पास पंचायती राज, इलेक्शन ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए पंचायत से संबंधित, ठीक है। तो पंचायत से संबंधित कमिटीज और पंचायत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और पंचायत क्या होती है, ये हमने बहुत ही शॉर्ट में इसको डिस्कस कर लिया एट ए ग्लांस। इसको हम डिटेल में फिर कवर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन